तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज जो दो कहानियां मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे आप दिल थाम कर सुनिएगा, क्योंकि ये दोनों ही कहानियां है तो अलग अलग, लेकिन इनका सच जब आप जानेंगे तो यकीनन आपका दिल दहल उठेगा। साथ ही मुझे पूरी उम्मीद है बस आप एक बार इस कहानी को पूरा जरूर सुने। इसीलिए दोस्तों मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बस आपसे इतना ही कहूंगा कि जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम अंकुश है, मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। वैसे मुझे भूत प्रेत की कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एक शाम की बात है, मुझे पता था कि अगले दिन हमें गांव जाना है। ये बात मेरे लिए बड़ी खुशी वाली थी। मैं बेहद खुश था ये सोचकर कि कल हमें मामा के गांव जाना है। इसके ठीक अगली सुबह मैं सवेरे सवेरे उठा। हम सब तैयार हुए और हम दोपहर तक ही मामा के गांव भी पहुंच गए। वहां पहुंचकर हमने खाना पीना खाया और मैं मजे से आराम करने लगा। दोस्तों मेरे मामा का एक लड़का है जिसका नाम रोहित है। वो मुझसे उम्र में बड़ा है और उसकी शादी भी हो चुकी है। रोहित भूत प्रेत की कहानी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखता था। दोपहर से शाम हो गई, हमें तो पता ही नहीं चला। फिर हम लोगों ने लगभग रात के 8 बजे साथ में मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद थोड़ी ही देर बाद मैं और रोहित दोनों नाना जी के पास पहुंच गए। दरअसल हमारे नाना दूसरे घर में रहते थे, तो मैंने पहले तो जाकर नाना जी के पैर छुए और फिर मैंने नाना जी से इधर उधर की बातें करी। बात करते करते मेरी नजर बाहर की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि बाहर की तरफ काफी सन्नाटा छाया हुआ था। तो यूं ही माहौल को लेकर मैंने नाना जी से कहा, नाना जी देखिए ना बाहर कितना अंधेरा हो रहा है। इतनी रात को अगर कोई शमशान घाट में चला जाए तो उसकी क्या दशा होगी। मेरी इस बात पर नाना जी कुछ भी नहीं बोले। फिर मैंने नाना जी से कहा, नाना जी कोई भूत की कहानी सुनाइए। तो इस पर नाना जी ने कहा कि इतनी रात को कहानियां सुनना अच्छा नहीं होता। लेकिन मैं कहाँ मानने वाला था। मैं उन्हें लगातार फोर्स करने लगा कि मुझे कहानी सुननी है। साथ ही रोहित को भी बड़ा इंटरेस्ट था, तो उसने भी कहा कि नाना जी ये कुछ ही दिनों के लिए तो आया है, क्यों ना एक कहानी हो ही जाए। बस यही सुनकर नाना जी मजबूर हो गए और उन्हें हमें कहानी सुनानी ही पड़ी। थोड़ी देर बाद नाना जी ने कहा कि मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन मुझे डर है कि तुम लोग इतनी रात को कहीं डर ना जाओ। मैंने तुरंत नाना जी से कहा कि आप उसकी चिंता मत करो, हम कोई बच्चे नहीं हैं, ये तो बस टाइम पास है। नाना जी ने हाँ में सर हिलाया और हंसते हुए कहानी की शुरुआत करी। बच्चों ये बात आज से लगभग 35 साल पुरानी है। उस वक्त मैं एक किसान हुआ करता था और साथ ही मैं जंगल के अंदर से लकड़ियां काटने का काम भी करता था। और कहानी की सबसे अहम बात तो ये है कि यह घटना मेरे साथ घटी थी। उस वक्त मेरे साथ एक और आदमी भी था जो कि एक लकड़हारा था। हम दोनों लकड़ियां काटने का काम किया करते थे, साथ ही मैं खेती का भी काम किया करता था। हम लोग सुबह सुबह लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाया करते थे। मेरे साथ जो मेरा साथी हुआ करता था उसका नाम कार्तिक था। कार्तिक भूत प्रेत से इतना ज्यादा डरता था कि हम लोग उसे डरपोक कहकर पुकारते थे। वैसे मैं तो उसे ज्यादातर डरपोक नाम से ही पुकारता था, लेकिन हमारे गांव में सब लोगों को ये पता था कि वो बहुत ज्यादा डरता है। ऐसे ही दिन बीतते रहे और एक दिन हम दोनों के साथ ही एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हमें अंदर तक हिलाकर रख दिया। ये बात सर्दियों के मौसम की थी। उस वक्त हम लोग सुबह 9 बजे लकड़ियां काटने के लिए निकलते, क्योंकि सुबह सुबह काफी सर्दी पड़ती थी। इसीलिए हम थोड़ी धूप निकलने का इंतजार करते और जैसे ही धूप निकल जाती हम लोग तुरंत लकड़ियां काटने के लिए निकल जाते थे। एक दिन की बात है, मैं यहीं बरामदे में बैठा हुआ था। मैंने देखा कि सुबह के 6 बजे कार्तिक मेरी ओर आता हुआ नजर आया। वो हमारे घर पर ही आ रहा था। उसने मेरे पास आकर बोला कि यार आज हम सुबह लकड़ियां काटने नहीं जाएंगे, क्योंकि आज मुझे किसी काम से दूसरे गांव जाना है, तो हम लोग शाम को लकड़ियां काटने चलते हैं। मुझे कार्तिक की बात कहीं ना कहीं ठीक लगी, क्योंकि आज मुझे भी थोड़ी फसल की कटाई करनी थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये ठीक रहेगा, लेकिन शाम को पक्का। इसके बाद कार्तिक अपने काम के लिए दूसरे गांव चला गया और मैं वहीं अपने खेत में फसल की कटाई के लिए कुछ आदमी लेकर पहुंच गया। उन दिनों हमारे पास फोन नहीं हुआ करता था, इसीलिए हम लोगों ने ये बात की थी कि शाम को 4 बजे मेरे ही घर पर मिलते हैं। फिर मैं अपना काम निपटाकर वापस घर आ गया और जब ठीक शाम के 4 बजे
तो कार्तिक हमारे घर पर आया। वो थोड़ा घबराया हुआ सा लग रहा था। मैंने उसकी ओर देखा और उसे चाय पीने का इशारा किया। चाय पीते पीते उसने अचानक से मुझसे कहा कि यार, हम जिस जंगल से लकड़ियां लेकर आते हैं उस जंगल के बारे में मैंने एक अनोखी बात सुनी है। दरअसल लोगों का कहना है कि उस जंगल के अंदर एक लकड़हारे की आत्मा घूमती है और अगर शाम को कोई उसे दिख जाता है तो वो अपनी पेड़ काटने वाली मशीन से उसे मार देता है। मैंने कार्तिक की बात सुनी। मैं 5 सेकंड भी नहीं रुक पाया और मेरी हंसी निकल गई। मैंने उससे कहा कि तुझे किसी ने बेवकूफ बनाया है, क्योंकि गांव में सबको पता है कि तू भूतों से कितना ज्यादा डरता है। मेरी बात पर कार्तिक ने तुरंत कहा, यार हम लोग कल सुबह ही लकड़ियां लाने के लिए चलते हैं। लेकिन मैंने कहा कि हम लोग आज भी लकड़ियां लेकर नहीं आए और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हम क्या बेचेंगे। मेरी इस बात पर कार्तिक को थोड़ा असर हुआ और उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी बात भी सही है, अगर हम लोग अभी नहीं गए तो हमारी रोजी रोटी भी मुश्किल में पड़ सकती है। लोगों का क्या है, कुछ भी बकवास करते रहते हैं। हम दोनों ने तुरंत चाय खत्म की और ठीक अपना सामान उठाकर जंगल के लिए रवाना हो गए। हम दोनों जब वहां पर पहुंचे तो हम लोगों ने जंगल में केवल सन्नाटा ही देखा, क्योंकि अगर हम लोग सुबह यहां आते तो कई सारे लोग लकड़ियां लेकर आते जाते नजर आते थे, मगर आज शाम हो चुकी थी। शायद इसीलिए ये सन्नाटा हमें डरा रहा था। गांव के सभी लोग लकड़ियां काटकर अपने अपने घर जा चुके थे, लेकिन अब हम सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, तो हमें भी लकड़ियां बड़ी जल्दी काटनी थी। फिर हम दोनों ने लकड़ियां काटना शुरू किया। हम दोनों लोग अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटने लगे। हम लोग लगभग 1 घंटे तक लकड़ियां काटते रहे। इसके बाद हमें प्यास लगी तो हम दोनों पानी पीने के लिए बैठ गए। तब तक शाम के 7 बज चुके थे। यूं ही बैठे बैठे बात करते करते 7:30 बज चुके थे। तकरीबन रात के 8:30 बजे तक हमारा काम चला। इसके बाद कार्तिक ने लकड़ियों को एक बंडल बनाकर अपने सर पर रख लिया। बस हम निकलने ही वाले थे कि तभी हमें एक आवाज आई। वो आवाज एक पेड़ काटने वाली मशीन की थी। उस आवाज को सुनकर पहले तो हम दोनों चौंक गए कि आखिर इतनी रात को अब कौन पेड़ काट रहा है। हम दोनों यही सोच रहे थे कि तभी कार्तिक मुझसे बोला कि यार, ये वही लकड़हारा है जिसकी आत्मा इस जंगल में घूमती है। लोगों का कहना है कि रात में इसकी आत्मा पेड़ों की कटाई करती है और तो और ऐसी आवाजें जंगलों के बाहर भी सुनाई देती हैं। कार्तिक बस लगातार बोले ही जा रहा था कि मैंने उसे तुरंत रोक दिया और कहा कि यार, तू खुद तो डरपोक है और ऊपर से मुझे क्यों डरा रहा है। दोपहर से यही रट लगा रखी है। इतना कहकर मैं उस चलती हुई मशीन की तरफ चल पड़ा और जैसे ही मैं उस तक पहुंचा तो मैंने पाया कि आवाजें आना एकदम से बंद हो गई। मैं वापस पीछे की तरफ मुड़ा तो वो आवाज मुझे फिर से सुनाई देने लगी। मेरे साथ कार्तिक भी मौजूद था। ये देखकर कार्तिक तो डर के मारे कांपने लगा। उसे ऐसा कांपते देख अब थोड़ा थोड़ा डर मुझे भी लग रहा था, मगर मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और मैंने कार्तिक से कहा कि अरे यार, कुछ नहीं है, जरूर कोई लकड़हारा ही होगा। इतना बोलकर फिर मैं पीछे की तरफ पलटा, लेकिन तभी हमें एक आवाज आई। वो आवाज काफी गहरी और भयानक थी। उस आवाज को सुनते ही कार्तिक तो डर के मारे पूरी तरह से सहम चुका था। मैंने एक बार तो उसकी तरफ देखा, लेकिन सच कहूं तो वो आवाज को सुनते ही मेरे शरीर में भी एक बिजली सी दौड़ गई। पर मैंने हिम्मत बनाए रखी और मैंने कार्तिक से कहा कि वहां से लकड़ियों को लेकर जल्दी घर चल। हम दोनों निकल ही रहे थे कि मशीन की आवाज पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई थी। चलते चलते मानो ऐसा लग रहा था कि हमारे अगल बगल में ही कोई पेड़ काट रहा हो। एक तरफ हम चलते जा रहे थे और दूसरी तरफ कार्तिक मुझे डराने में लगा हुआ था। वो लगातार कुछ से कुछ बोले जा रहा था। कहने लगा कि हम नहीं बचेंगे, यहाँ जरूर कुछ है। उसकी बातें सुनकर मेरे कदम भी लड़खड़ा रहे थे। थोड़े डर के कारण मैं भी इधर उधर देखे जा रहा था। चलते चलते अचानक से कार्तिक का पैर फिसल गया, जिसकी वजह से कार्तिक अपनी लकड़ियों के बंडल के साथ औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरने की वजह से मुझे भी वहां रुकना पड़ा, क्योंकि उसे छोड़कर मैं कहां भाग सकता था। एक तो वो पहले से ही मुझे बहुत ज्यादा डरा रहा था और ऊपर से उसे बचाना तो मेरी एक जिम्मेदारी बन चुकी थी। मैंने किसी तरह कार्तिक को उठाया। वो नालायक इतना बेवकूफ था कि उठने के बाद मुझसे कहने लगा कि अब क्या करे। वो इतना ज्यादा डर गया था कि दोबारा सर पकड़कर नीचे बैठ गया। उसे देखकर कहीं ना कहीं मेरी हिम्मत भी जवाब दे रही थी, लेकिन मुझे याद आया कि पिताजी कहते थे कि जब कभी भी डर लगे तो अपने इष्ट देवताओं को याद करो और एक बार उनके नाम का जयकारा लगाकर अपनी स्थिति के हिसाब से उसको बदले में जवाब दो। मैंने ठीक कार्तिक की तरफ देखा। उसका मुंह तो अभी भी नीचे ही था
मैंने उससे कहा कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैंने पलटकर इधर उधर देखा और जोरों से चिल्लाया। उस वक्त मैंने क्या क्या बोला मुझे कुछ भी याद नहीं है। बस इतना पता है मेरे बोलने के बाद माहौल एकदम शांत हो चुका था। मैं पलटा तो देखा कि कार्तिक के तो पैर कांप रहे थे। मैंने उसे उठाया और चलने को कहा। कार्तिक चुपचाप उठा और इस बीच हम दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। चलते चलते हम उस जंगल से बाहर निकल गए और जब हम लोग उस जंगल से बाहर निकले तब जाकर हमें थोड़ा सुकून मिला। इसके बाद जब हम लोग गांव पहुंचे तो कार्तिक ने ये बात पूरे गांव को बता दी, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी ना मानने वालों को भी यकीन आ गया। इसी बीच उनमें से एक बुजुर्ग जो कि हमसे उम्र में काफी बड़े थे, उन्होंने बताया कि उस जंगल के अंदर एक लकड़हारा है जिसकी आत्मा भटकती है। कहते हैं कि ब्रिटिश काल के समय किसी ने लकड़ी काटने वाली मशीन से उस लकड़हारे का कत्ल कर दिया था, जिसके बाद वो अपना बदला लेने के लिए उस जंगल के अंदर घूमता फिरता है। अब उसका कत्ल किसने किया ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन वो जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। दोस्तों, उस रात के बाद से उस जंगल के अंदर कोई नहीं जाता। अगर कोई उस जंगल में जाता है तो वो 4-5 लोगों को लेकर ही जाता है। वैसे सच कहूं तो मैं और कार्तिक ने उस जंगल में जाना ही छोड़ दिया है। अब हम लोग बस हमारे खेत में ही काम करते थे और अपने घर का खर्चा चलाया करते थे। आज मुझे 35 साल बीत गए हैं, मगर मैं उस जंगल में कभी नहीं गया। हो ना हो वो जंगल अब पूरी तरह से सुनसान बन चुका है। धीरे धीरे वहां रात तो क्या दिन में भी कोई नहीं जाता। दोस्तों, नाना जी की ये बातें बाद में हमने कुछ गांव वालों की जुबानी भी सुनी, पर इस कहानी में नाना जी ने एक बात हमें नहीं बताई। हमने उनसे पूछा भी कि नाना जी आपने उस वक्त जंगल में चिल्लाते वक्त क्या कहा था। मेरी इस बात पर नाना जी चुपचाप उठे। उन्होंने अपनी बीड़ी जलाई और बाहर की तरफ देखने लगे। मैं धीरे से उठकर नाना जी के पास गया। मैंने उनसे कहा कि नाना जी बताओ ना, आपने ऐसा क्या कहा था। नाना जी ने बस इतना ही कहा कि इस बात का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। ये बात बस कार्तिक को ही पता थी, लेकिन अब वो जिंदा नहीं है। वो तो पहले से ही बहुत ज्यादा डरता था, इसीलिए कभी उसने इस बात का जिक्र ही नहीं किया। उसने मुझे बस इतना ही बताया कि उस रात 5 या 10 सेकंड के लिए मैं नहीं था, वो कोई और था, वो कोई और ही ताकत थी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी अंकुश की नाना जी की कहानी। मुझे तो ये कहानी बेहद पसंद आई है, लेकिन उन्होंने कहानी में जो सवाल छोड़ा है उसका जवाब अगर किसी के पास है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको ऐसी ही एक दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम कुंदन है, माधोपुर का रहने वाला हूं। इस घटना के घटने से पहले मेरी उम्र लगभग 15 से 16 साल की थी। उस वक्त मेरे पिताजी एक टीचर थे। हमारा परिवार एजुकेटेड था, साथ ही आधुनिक भी, जिस वजह से किसी को जादू या टोने टोटके में बिल्कुल यकीन नहीं था। पर कुछ घटनाएं ऐसी भी हो जाती हैं, पूरी तरह से गलत साबित कर देती है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि दुनिया में तंत्र मंत्र, जादू टोना जैसी बहुत सारी शक्तियां मौजूद हैं। खैर, हुआ कुछ ऐसा था। मेरे पिताजी स्कूल में टीचर हुआ करते थे। वो एक सरकारी टीचर थे। इस घटना को घटे आज लगभग 5 साल बीते हैं। दरअसल उनका प्रमोशन उत्तराखंड में हो गया था और हमें वहां पर अपना दूसरा घर सेट करना था। मेरे पिताजी को याद आया कि उनका एक करीबी दोस्त उत्तराखंड में ही रहता है, वो वहां पर उन्हें एक अच्छा सा मकान दिला देगा। पिताजी ने उनसे बात की और ठीक उसी शाम पिताजी को उनका कॉल आया। उनके उन्हीं दोस्त ने घर की व्यवस्था कर ली थी। इसके ठीक बाद हम लोग वहां पर पहुंच गए। वहां हमने अपने नए घर को देखा। वो काफी शानदार और अच्छा था। उस घर के अंदर चारों तरफ लाइटें लगी हुई थी। वो घर काफी सजा हुआ था। धीरे धीरे हमने भी उस घर में रहने की आदत डाल ली थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन वहां पर एक आदमी आया। उस आदमी की उम्र यही कोई 35 से 40 साल की होगी, यानी वो आदमी मेरे पिताजी की उम्र का ही था। देखने में वो काफी गुस्से वाला और घमंडी टाइप का इंसान लग रहा था। चलते चलते वो मेरे घर पर आया। घर पर आने के बाद उसने सीधा मुझसे कहा, तुम्हारे पिताजी घर पर है क्या? मुझे उनसे कोई जरूरी बात करनी है। मैंने कहा, पिताजी तो अभी घर पर नहीं है, मगर वो जल्द ही लौटने वाले हैं। इस बात पर उस आदमी ने कहा, अच्छा कहाँ हैं तुम्हारे पिताजी? तो मैंने बताया कि पिताजी टीचर हैं, वो अभी स्कूल में पढ़ाने के लिए गए हुए हैं। बस अभी थोड़ी देर में छुट्टी होने वाली है, वो कुछ ही देर में घर आ जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद थोड़ी ही देर में
वो बिना बुलाए ही घर में दाखिल हो गया। एक बार उसने उस घर का नजारा देखा और अपने आप में ही कुछ बड़बड़ाने लगा। कुछ समय बीता और फिर पिताजी भी घर पहुंच गए। वो आदमी मेरे पिताजी के पास गया। उसने कहा कि ये घर तो मैंने खरीदा था, लेकिन आप लोगों ने इस घर के ज्यादा पैसे देकर इसे वापस खरीद लिया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये घर मुझे दे दीजिए और आप कोई और घर देख लीजिए, क्योंकि मुझे इस घर की सख्त जरूरत है। मेरे पिताजी बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उन्होंने उनकी पूरी बात सुनने के बाद कहा, पिताजी ने उन्हें साफ साफ मना करते हुए कहा कि देखो, ये घर हम खरीद चुके हैं और अब तो हम यहाँ पर रहने भी लगे हैं। हम लोग नहीं चाहते कि हमें और मुश्किलों का सामना करना पड़े, तो आप तो इस उम्मीद को छोड़ दीजिए कि हम इस घर को छोड़ देंगे। पिताजी ने बड़े प्यार से कहा था, लेकिन उस आदमी ने गुस्सा करते हुए कहा कि तुम लोगों ने पहले मेरा घर छीन लिया और अब देने से इनकार कर रहे हो। तुम लोगों के साथ मैं बहुत बुरा करूंगा। इतना कहकर वो आदमी हमारे घर से अपने गुस्से वाला मुंह लेकर वहां से रवाना हो गया। इसके बाद अगले 5 दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, मगर रविवार की सुबह हमने देखा कि घर के सामने वाले मेन दरवाजे पर लाल लाल छींटे लगे हुए थे। हम सभी घर वालों ने उसे गौर से देखा तो इस बात पर चाची ने कहा कि ये तो खून के छींटे लग रहे हैं, पता नहीं कौन लगा गया। साथ ही दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोग दूर दूर तक अंधविश्वास को मानने वालों में से नहीं थे, यानी कि इन चीजों के ऊपर घर वालों को बिल्कुल विश्वास नहीं था। लेकिन ये सिलसिला अब यहीं रुकने वाला नहीं था। अभी तो बस एक छोटी सी शुरुआत हुई थी, पर हमने इस बात को यहीं खत्म कर दिया था। लेकिन इसके ठीक 1-2 दिन बाद रात 11 बजे हमारे घर की छत के ऊपर कुछ जोरों से गिरने लगा। हमें तो ऐसा लग रहा था कि हमारी छत के ऊपर कोई पत्थर फेंक रहा हो। हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि इतनी रात गए आखिर ये कैसा पथराव है। इसके तुरंत बाद ही माता पिता छत पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। वैसे भले ही हम लोग भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मेरी माँ थोड़ी धार्मिक थी, पर कहीं ना कहीं उस दिन भी हम लोगों ने इसे अपना वहम समझकर इस बात को टाल दिया। लेकिन इसके दूसरे दिन बाद ही हमें ऐसा लगा कि हमारी घर की छत के ऊपर कोई जोर जोर से पानी टपका रहा हो। मेरे माता पिता या चाचा चाची जब भी छत की तरफ जाते तो उन्हें कोई नहीं दिखता, पर कहीं ना कहीं अब यह हमारा वहम नहीं हो सकता था। मेरी माँ का शक तो थोड़ा थोड़ा तंत्र मंत्र और जादू पर जाने लगा, लेकिन पिताजी ने इस बात को बिल्कुल नकार दिया। पिताजी ने यही जवाब दिया कि मेरी बहन अक्सर कहती थी कि ये सब कुछ नहीं होता, ये सब बस कहने की बातें होती हैं। दोस्तों, इसके बाद हमारे घर में अजीब अजीब चीजें होने लगी, जैसे कि रात में बर्तनों का अपने आप गिर जाना, घर में अचानक से शॉर्ट सर्किट हो जाना। हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम लोग करें तो करें क्या, आखिर ये सब हो क्या रहा था। ये सारी बातें मेरी और हमारे घर वालों के समझ से बिल्कुल बाहर हो चुकी थी। एक दिन की बात है, मेरे पिताजी स्कूल से घर आ रहे थे कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और ठीक उनका एक हाथ टूट गया, जिसके बाद उन्हें स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ी। साथ ही एक दिन तो हद ही हो गई जब हमारे घर में मेरी बहन ने एक पालतू खरगोश को पाला था और ठीक वो खरगोश हम सबको काफी प्यारा लगता था। पर एक दिन रविवार को सुबह सुबह वो खरगोश हमें मरा हुआ हमारे गेट के पास नजर आया। उसके ऊपर भी ठीक खून के धब्बे लगे हुए थे और ठीक मेरे पिताजी का एक्सीडेंट होने से पहले उनके स्कूटर के ऊपर भी खून के धब्बे लगे हुए थे। अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि इन धब्बों और होने वाली घटनाओं के बीच जरूर कुछ ना कुछ तो संबंध है। दोस्तों, इन सब के बाद इस घटना का जिक्र मेरी माँ ने अपनी सहेली से किया तो उस औरत ने बताया कि तुम्हें किसी तांत्रिक बाबा के पास जाना चाहिए, अब वही इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। दोस्तों, अब तक हम सब इन बातों को नजरअंदाज करते आए थे, लेकिन मेरी माँ ने इन सब बातों में एक चीज नोट की थी और वो ये थी कि जब भी हमारे घर पर कोई बड़ा हादसा होता था वो एक ही टाइम पर होता था, या तो वो शनिवार या उसके दूसरे दिन रविवार को होता। माँ को थोड़ा बहुत समझ आ चुका था कि ये कोई तंत्र मंत्र या जादुई ताकत हमारे ऊपर बुरा असर डाल रही है। यही सोचकर उन्होंने तांत्रिक के पास जाने का फैसला किया। इसके ठीक अगले ही दिन मेरी माँ और चाची एक तांत्रिक बाबा के पास चली गई। वो तांत्रिक बाबा उत्तराखंड में पड़ने वाले एक शमशान घाट के पास एक कुटिया बनाकर रहते थे। वहां पहुंचकर माँ ने उन्हें सारी बात बताई। तब जाकर बाबा ने कहा कि मैं आपके घर आऊंगा ठीक शनिवार के रात 9:30 बजे। अभी शनिवार आने में लगभग 3 दिन का टाइम बचा था।
और शनिवार के आते ही बाबा हमारे घर पर आए। उन्होंने जैसे ही हमारे घर में प्रवेश किया तो उन्होंने एकदम से कहा कि यहाँ पर किसी ने काला जादू करवाया है, किसी ने आप लोगों के ऊपर बहुत बुरा असर करवाया है, इसे जल्दी ही खत्म करना होगा वरना ये काला जादू आप सबको बर्बाद करके रख देगा। दोस्तों, मेरे पिताजी एकदम सीधे हैं। हालांकि वो मानते तो नहीं थे, पर इतनी घटनाओं के बाद उन्होंने तांत्रिक के आगे हाथ जोड़ दिए और उनसे कहा कि हमें इससे बचा लीजिए। उन्होंने बाबा के आगे हाथ जोड़े कि हम लोगों को छुटकारा दिलवाइए वरना हम लोग पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। इसके बाद बाबा ने कहा कि आज इसे ठीक करने का सही समय नहीं है, लेकिन आज मैं तुम्हारे घर में कुछ राख डालकर जाता हूँ। उस राख की वजह से तुम्हारे घर के अंदर उस काले जादू का असर खत्म तो नहीं होगा, लेकिन इसका असर बहुत कम हो जाएगा। वैसे भी इस समय काली शक्तियां काफी ताकतवर बन जाती हैं, तो ठीक हमें इसका इलाज करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। हमें आने वाली 5 रातों के बाद उस काले जादू का असर तोड़ने का सही समय होगा। दोस्तों, उन 5 रातों में हमारे घर में ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अब हमें इस काले जादू के असर को किसी तरह भी खत्म करवाना था। दोस्तों, 5 दिन बाद बृहस्पतिवार को बाबा हमारे घर पर आए। उन्होंने हमारे घर पर ठीक रात के 10 बजे एक हवन रखवाई। वो पूजा तकरीबन 1 घंटे तक चली। बाबा ने बताया कि हमें लगातार 7 रातों तक ऐसे ही हवन करना होगा। इसी बीच उन 7 दिनों तक हमारे घर में बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं महसूस हुई। कभी कभी रखा सामान अपनी जगह पर नहीं मिलता, कभी तो पूरे घर में एकदम से अंधेरा छा जाता। जैसे तैसे धीरे धीरे वो 7 दिन भी कटने लगे। हमेशा वो बाबा रात में ही आते और 10 बजे ठीक हवन में बैठते। दोस्तों, वो 7 दिनों तक हवन ऐसे ही चलता रहा और इसके बाद 7 दिन बीत गए। तब जाकर कहीं हमारे जीवन में कुछ एकदम से सामान्य होने लगा। अब हमें पहले की तरह कुछ भी गलत नहीं लगता था। मतलब आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि अब सब कुछ हमारे जीवन में पहले की तरह सामान्य और ठीक लगने लगा था। साथ ही उन बाबा ने जाने से पहले हम सबके हाथ के ऊपर एक धागा बांध दिया और कहा कि जब तक अगले 1 साल ना गुजर जाएं, तब तक तुम इस धागे को मत खोलना। इतना कहकर वो चले गए और हमने भी कुछ ऐसा ही किया। आज भी हम उस धागे को बांधे रखे हैं। लेकिन इस घटना ने हमें इस बात का एहसास तो दिला दिया कि काले जादू का प्रभाव कितना खतरनाक हो सकता है। अगर समय रहते हमने सावधानी नहीं बरती तो जाने क्या से क्या हो सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी कुंदन की बेहद डरा देने वाली कहानी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज की हमारी ये कहानी बेहद पसंद आएगी और मैं आपसे बस यही गुजारिश करूंगा कि आप इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसी घटनाएं बेहद ही रेयर सुनने को मिलती हैं। बाकी मैं आपको मिलता रहूंगा ऐसी ही कुछ और रोमांचक कहानियों के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।